नमस्ते साथियों। आज हम साहित्य की मुख्य विधा कविता का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसके मुख्य बिंदु है कविता शब्द का अर्थ, कविता के समानार्थी शब्द, कविता की परिभाषा, कविता के प्रकार और कविता के अर्थ। इन मुख्य बिंदुओं के ऊपर हम कविता का अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले है कविता शब्द का अर्थ। कविता साहित्य की वह कलात्मक विधा है जिसमें भावनाओं, विचारों और अनुभवों को लय, छंद और प्रभावशाली शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। कविता के समानार्थी शब्द कविता के लिए पद्य, कविता, काव्य, कविताई, नज्म और पोयम आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कविता की परिभाषा। कविता की परिभाषा कई विद्वानों ने देने का प्रयास किया हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर कुछ प्रमुख कविताओं के परिभाषाओं पर विचार करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम हिंदी साहित्य के प्रख्यात कवि सुमित्रानंदन पंत की परिभाषा देख रहे हैं। पंत जी कहते हैं, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप बह गई होगी कविता अंजाम। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के माध्यम से कवि पंत जी कहना चाहते हैं कि संसार का पहला कवि वही होगा जिसने अपने जीवन में किसी अपने प्रिय व्यक्ति के बिछड़ने का अत्यधिक दुख सहा होगा। जब किसी के हृदय में वियोग की अत्यधिक पीड़ा दबी होती है, तब उसके मुंह से जो गहरी आह निकलती है वही कविता का रूप धारण कर लेती है। कविता की दूसरी परिभाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा दी हुई है। शुक्ल जी कहते हैं, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करते आती है, उसे कविता कहते हैं। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के माध्यम से शुक्ल जी कविता का अंतिम उद्देश्य लोक मंगल की साधना मानते हैं। सच्ची कविता वही है जो मनुष्य के हृदय में उदात्त भाव जगाकर पाठक को लोक के साथ जोड़ सके। कविता की तीसरी परिभाषा विलियम वर्ड्सवर्थ की हम देख रहे हैं। वर्ड्सवर्थ कहता है, पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट टेक इट ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रांक्विलिटी। अर्थात कवि कहते हैं कि कविता तीव्र मनोवेगों का, शक्तिशाली भावनाओं का सहज प्रवाह है। अब हम कविता के प्रकारों के ऊपर आते हैं। कविता के मुख्यतः तीन प्रकार हैं। नंबर एक, छंदबद्ध कविता। छंदबद्ध कविता उस कविता को कहते हैं जिसमें व्याकरण, वर्णों की गिनती, गति, यति और तुकबंदी के निश्चित नियमों का पालन किया जाता है। इसे पारंपरिक या तुकांत कविता भी कहा जाता है, जिसमें लय और संगीत भी होता है। अब इसका उदाहरण, जैसे रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना भय, कौवा मोती खाएगा, हंस चुगेगा दाना भय, कौवा मोती खाएगा। दूसरा, तुकांत कविता। तुकांत कविता उस कविता को कहते हैं जिसके अंत में समान ध्वनि, लय वाले शब्द या वर्ण जहाँ मिलता है, उसे तुकांत कविता कहते हैं। जैसे गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। कविता का तीसरा प्रकार है मुक्त छंद की कविता, जिसके प्रणेता महाप्राण निराला है। उनका कहना है, जिस प्रकार मनुष्य हर बंधन से अपनी मुक्ति चाहता है, ठीक उसी प्रकार कविता भी कविता के सारे बंधनों से अपनी मुक्ति चाहता है। जैसे
निराला जी कहता है, अबे सुन बे गुलाब, भूल मत जो पाई खुशबू, रंगो आब, खून चुसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट। अब जो है हम कविता के अर्थों की ओर आ रहे हैं। हर कविता के तीन तीन अर्थ होता है। पहला अभिधार्थ। अभिधा शब्द की वह सबसे पहली और मुख्य शब्द शक्ति है जिससे किसी शब्द का सीधा, सामान्य या शब्दकोशीय अर्थ निकलता हो, उसे जो है अभिधार्थ कहता है। जैसे वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के माध्यम से कविवर निराला जी कहना चाहते हैं कि इलाहाबाद की सड़क पर एक गरीब मजदूर महिला को देखा जो लोहे के हथौड़े से पत्थरों को तोड़ रही है, जो इस कविता का सीधा वाच्यार्थ है। अब हम दूसरा लक्ष्यार्थ की ओर जा रहे हैं। यहाँ पत्थर तोड़ना केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह कठोर श्रम जो गरीबी और लाचारी का लक्षण है। इस कविता के इलाहाबाद का पथ केवल एक रास्ता ही नहीं है, बल्कि वह इस समाज का प्रतीक है जहां अमीर लोग गाड़ियों में घूमते हैं और गरीब सड़कों पर पसीना बहाते हैं। तीसरा अर्थ है व्यंग्यार्थ। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं कि हमारे देश में आर्थिक और सामाजिक असमानता कितनी गहरी है। एक तरफ बड़े बड़े महलों में रहने वाले पूंजीपति है, तो दूसरी तरफ चिलचिलाती धूप में एक गरीब महिला अपने अस्तित्व के लिए पत्थर तोड़ने पर मजबूर है। यहाँ हमारे समाज की संवेदनहीनता पर एक गहरा छिपा हुआ प्रहार है। उपर्युक्त बातों को ध्यान से पढ़ने के बाद पाठक के मन में एक सवाल उत्पन्न होता है कि क्यों कोई कवि कविता लिखता होगा और उसकी कविता, इतनी कठिन कविता को हमें क्यों पढ़ना चाहिए। कविता को लेकर किसी के मन में अगर ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता है तो उसके समाधान के लिए संस्कृत के महान कवि मम्मट की काव्य पंक्तियों का जो है आधार लेकर हमें बताना होगा। मम्मट कहता है, काव्य ऐसे से अर्थ करते, व्यवहार विदे शिवेत्ता रक्षते, सद्य परिनिर्वृत्तये कांता समेत उपदेश युजे। जब कोई कवि कविता की रचना करता है तो निश्चित रूप से उसके अनेक उद्देश्य होता है। जैसे कवि कविता लिखकर यश की प्राप्ति करना चाहता है, जो इसका पहला उद्देश्य होता है। दूसरा, कवि कविता के द्वारा धन प्राप्त करना चाहता है। तीसरा उद्देश्य है कि कवि उचित व्यवहार का ज्ञान देना चाहता है। अगला, अमंगल और बुराइयों की रक्षा कवि करना चाहता है। अगला भेद है कि तत्काल आनंद और संतोष प्रदान करना चाहता है। और कविता का अंतिम उद्देश्य कवि बताना चाहता है कि कांता सम्मित उपदेश युजे। उपदेश देने के लिए जो है तीन प्रकार के उपदेश होता है। नंबर एक, गुरु के समान उपदेश, जो बहुत महत्वपूर्ण होने के बाद भी किसी को अच्छा नहीं लगता। दूसरा उपदेश, दोस्त के समान, दोस्त की बातें लोग सुनते भी है और उसे नज़रअंदाज भी कर सकते हैं। लेकिन मम्मट जो है तीसरा प्रकार बता रहे हैं जो कांता सम्मित है। उपदेश जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है और इतना महत्वपूर्ण होते हुए भी लोग जो है उसे नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि उपदेश देने वालों का जो अंदाज जब ठीक नहीं होता तो लोग जो है उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। इसलिए मम्मट कहता है कि उपदेश देने का ढंग जो है, हमें किसी का गुरु या दोस्त की जगह पर हम उस पाठक की जो है प्रियसी या कांता के समान अगर हम उपदेश देना, मधुर वाणी में उपदेश देना आरंभ करेंगे तो निश्चित रूप से आज ही कविता का जो वर्तमान रूप है ये निश्चित रूप से बदल सकता है और निश्चित रूप से जिससे आज जो चित्र है वह बदल सकता है। धन्यवाद।